स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हम बात कर रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। जी हाँ दोस्तों, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आप थोड़ा सा नाम से ही जाने तो न्यूक्लियस की, मैग्नेटिक फील्ड की और रेजोनेंस की हम कहीं ना कहीं इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बात करने वाले हैं। जो इसका एक इंट्रोडक्शन था वो मैं आपको पिछली क्लास में दे चुका हूं। अगर आपने इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं कि हम एनएमआर के अंदर क्या क्या चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं, तो आप एक बार इंट्रोडक्शन जो कि क्लास थी आप उसको देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं आज की क्लास में मेन टॉपिक हमारा है एनएमआर का प्रिंसिपल, यानी कि हमारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किस सिद्धांत के ऊपर टिकी हुई है, कैसे काम कर रही है। तो बात करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल की। एक बात मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जो हमने दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपीज देखी थी, यूवी, अल्ट्रावायलेट, उसमें हम एक क्या करते थे, उसमें हम पर्टिकुलर एक रीजन की जो वेवलेंथ होती है या उसके पर्टिकुलर रीजन की एनर्जी की हम रेडिएशन यूज करते थे। हम सारे की सारी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपीज पढ़ रहे हैं और इनके अंदर हम देख रहे हैं ट्रांजिशंस। कहीं हमने देखे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, कहीं देखे वाइब्रेशनल लेवल के ट्रांजिशन, यहां हम देख रहे हैं न्यूक्लियर ट्रांजिशंस की हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है, ये जो फिनोमिनाज होते हैं ये कुछ हमारे रिलेट होते हैं क्वांटम वर्ल्ड से, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर थ्योरेटिकली इनको समझने का कोशिश कर रहे हैं, तो कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपको समझाने के लिए आसान वे में बताई जाती हैं, लेकिन वास्तव में वो ऐसी नहीं होती हैं। वो डिपेंड करती हैं कि आप किस वे में उसको आसानी से समझ पाते हैं, उसी वे में वो आपको जो एक्सप्लेन है वो करी जाती है। तो सबसे पहले अगर हम जानना चाहते हैं प्रिंसिपल अगर हम जानना चाहते हैं हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, एनएमआर का, तो आपको मैं दो इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। आपको प्रिंसिपल जानने से पहले दो चीजों के बारे में जानना होगा। एक हमने जानना होगा एब्जॉर्प्शन की एनर्जी और एक हमने जानना होगा हमारा प्रोसेशनल मोशन, या मैं बोलूं आपको एब्जॉर्प्शन का जो रेजोनेंस का फिनोमिना है वो कैसे। जब आपने नाम देखा ना न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यानी कि कहीं ना कहीं रेजोनेंस की बात होगी, तो आज मैं आपको बताऊंगा आखिरकार ये रेजोनेंस है क्या, मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूज है, और साथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड का जो यूज था वो तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा सा बता दिया था, और साथ के साथ हम जो न्यूक्लियर हमारा वर्ड है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल इंट्रोडक्शन के अंदर भी दिया था, एक स्पिन नाम की चीज मैंने आपको बताई थी कि कोई भी एक एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, उसकी इंट्रिंसिक आंतरिक प्रॉपर्टी होती है स्पिन की, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारा एनएमआर के अंदर भी, हमारा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी, और भी कहीं चीजें जो स्पिन है ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। तो जब हम एनएमआर की बात करते हैं, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, तो देखिए आप बचपन में आप एक लट्टू घुमाते होंगे, कुछ ऐसा ऐसा एक लट्टू आप ऐसे घुमा देते होंगे, तो वो क्या करता है, जैसे वो आप जब उसको घुमाते हैं तो वो अपने एक्सिस के ऊपर कुछ इस तरह से घूमता है, लेकिन क्योंकि अर्थ का एक मैग्नेटिक, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लीजिए अर्थ का कोई एक फोर्स जो है उस पर लग रहा होता है, तो वो क्या करता है, जो लट्टू आपका इस तरह से घूम रहा होता है दोस्तों, वो उस ग्रेविटेशनल फील्ड में आने के कारण उसके अंदर क्या आ जाता है, उसके अंदर वोबल आ जाते हैं, वो प्रेसेशन जो है उसको फील करने लगता है, या आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो वो लड़खड़ाने लगता है, यानी कि वो कुछ इस तरह से जल्दी 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 घूम रहा होता है, और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसके अंदर जो ये लड़खड़ाना, जो ये उसके अंदर एक चीज उत्पन्न हुई, क्या हुई कि ये अपने मोशन से लड़खड़ाने लगा, ये गिरने को हो जाता है, और थोड़ी समय के बाद कभी इधर घूमने लगता है, कभी इधर, ऐसे ऐसे घूम करके और अंत में गिर जाता है। आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप ये तो कर भी सकते हैं, आसान सी चीज है। तो ये जो मोशन कुछ इस प्रकार से हो रहा था, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कुछ इस तरह से होने लगा, और ऐसे होकर के अंत में आपका जो लट्टू था वो गिर जाता है। तो सेम उसी चीज को हम यहां पर समझेंगे कि जैसे आपका ये लट्टू था, ये घूम रहा था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हुआ आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो ये जो हुआ, ये इसके अंदर एक प्रोसेशन आया, इसके अंदर एक वोगलिंग आई, उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो मोशन हुआ, इस मोशन को हमने जाना प्रोसेशन मोशन के नाम से। ये जो प्रोसेशन मोशन है, ये जो वोगल मोशन है, इसको हम काफी इंपॉर्टेंट मोशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी को रिलेट करके हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आगे बढ़ेंगे, और किसी भी चीज में आगे बढ़ने से जो पहला कदम हम उठाते हैं वो इंपॉर्टेंट कदम होता है। तो ये हमारा पहला कदम है जो हम उठाने जा रहे हैं। देखिए
जब ये लड़खड़ाता है तो आपको कुछ इस तरह का सिनेरियो दिखता है कि ये कुछ ऐसे घूमेगा, कुछ ऐसे, यहां पर जो पहले ये ऐसे घूम रहा था तो ये कुछ ऐसे होने लग जाता है, ये इस तरह का मोशन। इस मोशन को हमने जाना प्रेसेशन मोशन। आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि व्हेन द स्पिनिंग टॉप इज इन मोशन, its spinning axis will trace out a circle perpendicular to earth gravitational field। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के परपेंडिकुलर एक सर्कुलर मोशन की तरह ये होता है, और इसका जो टॉप है ये बिगिंस टू प्रेसेस, ये लड़खड़ाने लग जाता है, जिसकी वजह से इस मोशन को हम प्रेसेशन मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात शायद आपको क्लियर हो गई होगी, आपने इस मोशन के बारे में जाना। लेकिन अब हम क्या करते हैं, आप किसी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखते हैं तो जो चीजें आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करी जाती हैं, आपको क्या बताया जाता है, ट्रांजिशंस के बारे में बताया जाता है। आपको सिंपल इतनी बात बताई जाती है कि हमारे ग्राउंड लेवल के अंदर, ग्राउंड एनर्जी स्टेट के अंदर हमारा सैंपल होता है, हम उसके ऊपर कोई भी रे जो है इरेडिएट कराते हैं, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ट्रांजिशंस दिखा देता है, और हम सोचते हैं कि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंच गया। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको बताने का और जो वास्तविकता है वो दोनों चीजों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हाँ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, हम रेडिएशंस भी यूज कर रहे हैं। अब एनएमआर जब स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो यहाँ हम जो रेडिएशंस यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हमारी रेडियो वेव्स का। आपने देखा अलग अलग जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक्स थी, हमने जब यूवी देखा तो हमने अल्ट्रावायलेट रेज यूज करा, जब हमने किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने की कोशिश करी सॉलिड स्टेट के अंदर, तो हम करते हैं हमारी एक्सरेज का यूज। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हमने देखी तो हमने इंफ्रारेड का यूज करा। आज जो हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर ट्रांजिशन की, जहां हम बात करेंगे वहां हम यूज करेंगे दोस्तों हमारी कौन सी, हमारी रेडियो वेव्स की। देखिए, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर अप्लाई कर देते हैं, आपको पता था, देखिए कोई वायर है, वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और वहां करंट प्रोड्यूस हो जाता है। सेम ऐसे ही जब ये क्या करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर काटता है तो वहां एक मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो क्या होगा, उसके होने की वजह से यहाँ भी कुछ ना कुछ ओसिलेशन आएगा, जिसकी वजह से सारा का सारा फंडा आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपने इस फ्रीक्वेंसी के बारे में जाना। अब हम अगर इसको थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन करते हैं तो कैसे करते हैं कि हम मानते हैं कि मान लीजिए यहाँ हमारा एक मॉलिक्यूल है, ये ग्राउंड स्टेट है, इसके अंदर इसके कुछ सैंपल है, यहाँ से हम इसके ऊपर रे जो है वो इरेडिएट करवा देते हैं। इरेडिएट करवाने के बाद ये क्या होगा, ये एक्साइट होगा और हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा। इसको हम बता देते हैं एक्साइटेड स्टेट, इसको हम बता देते हैं ग्राउंड स्टेट। इतनी बातें हम करते हैं। अगर देखिए आपने लार्मर फ्रीक्वेंसी देख ली, लार्मर फ्रीक्वेंसी एक मैंने टर्म यूज करा, वास्तव में क्या है, ये वही फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ हमारा जो मॉलिक्यूल है वो अपना रोटेशन दिखा रहा है। यानी कि क्या, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, वेवलेंथ की, एक पर्टिकुलर एनर्जी की रे की रिक्वायरमेंट होती है हमारे ट्रांजिशंस को कराने के लिए। और आपको जो ये आपका मोशन देख रहे हैं आप, जिसे मैं प्रोसेशनल मोशन के नाम से जान रहा हूं, इसमें भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये सारा का सारा काम हो रहा होता है। तो जब दोनों ये फ्रीक्वेंसी का जो मैग्नीट्यूड है, कौन सी, एक तो जो मैग्नीट्यूड रे आपके पास सैंपल के ऊपर गिरेगी उसका, साथ के साथ जिस फ्रीक्वेंसी के साथ, जिस मोमेंटम के साथ यहां पर ये अपना रोटेशन दिखा रहा है, अगर उन दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के साथ सेम आ जाता है, यानी कि उन दोनों की चीजें, जो दोनों का मैग्नीट्यूड है वो बराबर आ जाता है, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम जानते हैं हमारी लार्मर फ्रीक्वेंसी के नाम से या प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी के नाम से। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता हूं, देखिए किस प्रकार से। हमने देखा कि जो एक न्यूक्लियर मैग्नेट होता है, जब उसको हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेट को हम किसी एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड जो हमने यूज करा है, मैग्नेटिक फील्ड कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर लिया, हमने वहां पर रख दिया उसको, तो वो क्या करने लगेगा, उसके अंदर क्या होगा, कुछ एक टॉर्क जो है वो उसको महसूस होगा। मैं पिछले केस में आपको 2 एग्जांपल भी बताए थे। मैंने आपको हाइड्रोजन का केस भी बताया था, क्लोरीन का केस भी बताया था जब मैं इंट्रोडक्शन करा रहा था आपको। तो उसके अंदर आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि वो जो एक ग्राउंड लेवल के ऊपर जो एक रैंडम अलाइनमेंट था, जब जैसे ही इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मैंने वहां पर क्या करा, इंट्रोड्यूस करा, तो वो एक अलाइनमेंट जो था, कुछ तो उसके साथ अलाइन हो लिए, कुछ उसके साथ जो है ओपोज में आ गए। तो 2 एनर्जी के अंदर जो था, 2 एनर्जी स्टेट के अंदर वो सारे के सारे स्प्लिट हो गए। हाइड्रोजन के केस में, क्लोरीन के केस के 4 में हो गए थे। तो क्या हुआ, उनके बीच में एक एनर्जी स्पेसिंग आ गई, अलग अलग एनर्जी पर। एक नीचे कम एनर्जी वाला जो अलाइनमेंट में आया, जो उसी की डायरेक्शन में चल पड़ा, उसकी एनर्जी कम हो गई, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आया उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई।
क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी, देखिए अगर आप किसी नदी के अंदर तैरने की कोशिश कर रहे हैं तो जिस दिशा में पानी का बहाव है आप उसी बहाव में साथ उसी दिशा में तैरते हैं तो आपको कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप उससे ऑपोजिट साइड में ऑपोजिट डायरेक्शन में तैरने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी नदी में तैरने के लिए। तो सेम ऐसा ही है, आप यहां से इसको रिलेट कर सकते हैं कि जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको जो है ज्यादा एनर्जी वाली स्टेट में पहुंचेंगे, कम में उसके डायरेक्शन में चलेंगे जिस डायरेक्शन में पानी का बहाव है तो आपको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी और आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह से आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं कि किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, ठीक है। उसके बाद क्या बताता है कि बिकॉज द न्यूक्लियर मैग्नेट इज स्पिनिंग, वो स्पिन कर रहा है, इट विल नॉट अलाइन विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बट रादर प्रेसेस अराउंड इट, वो क्या करता है उसके साथ प्रेसेशनल मोशन, लड़खड़ा करके वो गिरने पड़ने जैसी स्थिति में आकर के उसके चारों ओर चक्कर काटता है। एंड ए स्पेसिफिक एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर, नोन एज द प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ लार्मर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या इसे लार्मर फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी। लेकिन अब मैं बात करता हूं रेजोनेंस की। एक टर्म आई थी आपके पास रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होती है? आपने लार्मर फ्रीक्वेंसी देखी, अब ये लार्मर फ्रीक्वेंसी और साथ में जो रे आपकी आ रही थी हमारे सोर्स से, हम जहां यूज करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, दो टाइप के होते हैं, सीडब्ल्यू और एफटी, आपको फिर डिटेल में बताऊंगा जब इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे। जब दोनों का मैग्नीट्यूड उनका सेम हो जाएगा तो उसको, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हमारी रेजोनेंस। काफी इंपोर्टेंट टर्म आने वाली है, एक टर्म आपके पास आएगी गायरोमैग्नेटिक रेशो या मैग्नेटिक रेशो ऑफ गायरेशन, काफी इंपोर्टेंट टर्म वो भी है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जो स्लाइड है ना, काफी इंपोर्टेंट स्लाइड है, अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं या अच्छे से किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए उसके बाद थोड़ा सा आपको बताता हूं क्या कहता है। उसके बाद बताता है, आपने हाइड्रोजन का केस देखा, आपने देखा कि दो टाइप के पॉजिटिव नेगेटिव था, एक आपके पास प्लस हाफ एक माइनस हाफ आ गया। आपने क्लोरीन का केस देखा था, +3/2 -3/2 +1/2 -1/2, आपके पास 4 केस वहां भी बने थे। अब ये क्या हुआ, ये यहां पर आपको क्या बताना चाह रहा है, देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, दो एनर्जी स्टेट हमारे पास बनी थी, हाइड्रोजन के केस में 4 बनी थी, क्लोरीन के केस में। वहां पर क्या हुआ था, वहां पर जो उनकी स्प्लिटिंग हुई थी, ये जो स्प्लिटिंग होती है ये हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के, यानी कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मैं वहां पर अप्लाई करने लग जाऊंगा उतनी ज्यादा उनके बीच में एनर्जी स्पेसिंग आने लग जाएगी। इसी सिद्धांत पर जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो भी काम करता है। क्या होता है, हम सारा का सारा जो एक खेल देखते हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जो है हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने के साथ साथ फिर वहां पर ऐसे ही ट्रांजिशन होता है जिसको डिनोट करके हमें एक कागज के ऊपर स्पेक्ट्रा, एनएमआर स्पेक्ट्रा हमें किसी भी कंपाउंड का देखने को मिल जाता है। वहां जो ये सारा का सारा खेल चलता है ये हमारा डिपेंड करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर, क्योंकि जितना मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे उसी की फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को यूज करके हमारा जो एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो काम करेगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को हम नापते कैसे हैं, हम इसको नाप सकते हैं टेस्ला की फॉर्म में, या हमारा एक गॉस टर्म होती है उसकी दो हमारी यूनिट होती है उसके अंदर हम इसको नाप सकते हैं। तो देखिएगा, आपने देखा एक प्रोटॉन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो अप्लाई किया जाता है वो 14100 गॉस आपको दिया गया है। इसके ऊपर जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि इतना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद आपको जो 60 मेगाहर्ट्ज जो है, ये 60 मिलियन साइकिल पर सेकेंड, ये इतनी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको टर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी काफी डिटेल में बताई थी, यानी कि आप देख सकते हैं, आप इसको 14100 गॉस आपको दिया गया, आप इसको 1.4 टेस्ला भी लिख सकते हैं। यानी कि इतना मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई कर देंगे तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 60 मेगाहर्ट्ज होगी। आप इसको हर्ट्ज के अंदर सिंपल देखना चाहें तो आप इसको 60 × 10⁻6 हर्ट्ज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मेगा हर्ट्ज मतलब 10⁻6 हर्ट्ज। ठीक है, इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। आपने देखी लार्मर फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास जो एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, आपके पास आती है एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन या रेजोनेंस। वो किस तरह से काम करती है तो आपको थोड़ा सा बताता हूं। क्या बताता हूं, देखिएगा, आपने हाइड्रोजन का एटम देखा, हाइड्रोजन में क्या हुआ, आपने जब उसके जो रैंडम स्पिन्स थी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या कम या ज्यादा वाली कंडीशन में आ गई। देखिएगा, कुछ इस प्रकार से आपके सामने दृश्य बना था। देखिए यहां पर ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये जो आपको दो लाइनें दिख रही है, बीच में एक डॉटेड लाइन आपको बता रही है कि यहां पर आपके एनर्जी स्टेट लाई करता था। वास्तव में देखिए क्या होता है, जो हम एनर्जी, हमारा
लेवल मान करके चलते हैं, वो थोड़ा सा एक अजम्पशन होता है। जो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है वो हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेकर के चलते हैं, आपका उससे थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है। ये आपको जो लाइन है वो उसको जस्ट दर्शाने का तरीका है। यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस पर एनर्जी ली है, वाई एक्सिस पर मैंने इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिया है। आप एक बात जान चुके हैं कि जितना ज्यादा इसकी तादाद मैग्नेटिक फील्ड की मैं बढ़ाता चलूंगा उतना ही जो है एनर्जी स्पेसिंग आती जाएगी। तो हाइड्रोजन का केस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने हाइड्रोजन का केस लिया, हाइड्रोजन के केस में मेरे पास क्या हुआ, ये यहां पर मान लीजिए कुछ इस प्रकार की डायरेक्शन जो थी मैंने अप्लाई कर दी थी। तो जैसे ही डायरेक्शन अप्लाई कर दी इस डायरेक्शन में, तो यहां पर हाइड्रोजन के कुछ ऊपर की तरफ गए, कुछ नीचे की तरफ आए। जो नीचे की तरफ आए यानी कि वो ऑपोजिट साइड में चल दिए, और ऑपोजिट साइड में चलने के बाद क्या हुआ, उन्हें ज्यादा एनर्जी फेस करनी पड़ी। तो अब जो ज्यादा एनर्जी वाले होंगे मैं उसको -½ से लिख देता हूं, जो कम एनर्जी वाले उनको +½ से लिख देता हूं। अगर आप इनके बीच की एनर्जी स्पेसिंग निकालने की कोशिश करें कि अब इनके बीच की एनर्जी कितनी है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे, यानी कि यहां से यहां तक की जो एनर्जी मैं निकालना चाहता हूं डेल्टा ई से डिनोट कर देता हूं। तो वो कैसे निकालूंगा, फाइनल स्टेट की जो एनर्जी है उसमें से इनिशियल को माइनस कर सकता हूं। ठीक है, काफी आसान सी बात है। तो डेल्टा ई जब निकालूंगा तो उसको हम ई -½ में से माइनस कर देंगे ई +½ ये मेरे पास आ जाएगी। लेकिन जब हम नॉर्मल केस देखते हैं, जैसे कि प्लैंक्स की हमने बात करी, तो वहां पर हमारे पास क्या आया था, E = h²। अगर वही दूसरा रिलेशन देखते हैं तो इसको हम hc/λ भी कर देते हैं। इतनी बात शायद आपको समझ आ गई होगी। लेकिन जब हम यहां एनर्जी की बात करते हैं हमारी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, तो जो एनर्जी है वो हमारी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो हमारी डिपेंड करती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो आप ये गाड़ी सी एरो देख रहे हैं ये हमें दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, B0 से मैंने इसको इंडिकेट कर दिया है। साथ के साथ हमारा गामा, दो टर्म हमारे पास यहां से आती है। यहां से मेरे पास जो एनर्जी बन करके आती है दोस्तों, ये आती है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B0, आप देख सकते हैं। अब यहां पर हम क्या यूज करते हैं, E = गामा B0। आपके पास एक नई टर्म आई गामा, गामा को हम मानते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो के नाम से। जी हां दोस्तों, इसे आप बोल सकते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो या मैग्नेटिक रेशियो ऑफ गायरेशन, ऐसा कुछ आप देख सकते हैं। अब ये गामा जो नई टर्म आई है वो क्या है, गामा वास्तव में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारा, उसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जब हम इंड्यूस करते हैं तो उसके अंदर कुछ एक पर्टिकुलर डाइपोल जो है वो जनरेट हो जाता है। तो डाइपोल मूवमेंट और जब वो रोटेशनल मोशन स्पिनिंग कर रहा होता है, तो प्रोसेशनल जो आपने फ्रीक्वेंसी देखी, जो मोशन के कारण अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फ्रीक्वेंसी बनी, जिसे आपने लार्मर फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना, प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना, तो गायरो मैग्नेटिक जो रेशियो होता है वो हमारा डाइपोल मोमेंट जो जनरेट हुई, और साथ के साथ हमारा जो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद जो मोशन देखा था उसकी फ्रीक्वेंसी। तो डाइपोल मोमेंट और फ्रीक्वेंसी के रेशियो को हम जानते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो के नाम से। देखिए अब क्या होता है कि हमारा जो गायरो मैग्नेटिक रेशियो होता है इसको हम h/2π की टर्म में, जो यूनिट में जो है हम मेजर करते हैं। तो यहां से हम जो E है उसको h/2π B0 की टर्म में लिख देते हैं। इतनी सी बात हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये एनर्जी की टर्म आती है। अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, अगर आप यहां से फ्रीक्वेंसी की टर्म में निकालना चाहते हैं तो E को हम hν से रिप्लेस कर देते हैं, और H जो यहां पर होता है ये यहां पर कट जाता है। तो H से H कट जाएगा, तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है वो आती है गामा B0/2π। तो कुछ इस प्रकार का सिनेरियो मेरे पास बनता है। तो यहां आपने देखा एनर्जी स्पेसिंग। आप क्लोरीन के केस की बात करते हैं तो क्लोरीन में यही आपको 4 के अंदर स्प्लिट होता दिखाई देगा। लेकिन जो स्प्लिटिंग है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड करती है कि आपने कितना मैग्नीट्यूड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके ऊपर अप्लाई करा है। आप अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे उसकी स्ट्रेंथ को, तो आपको जो एनर्जी स्पेसिंग है वो भी बढ़ती हुई दिखती जाएगी। सेम इसी चीज के ऊपर हमारा जो NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो बेस्ड है। अगर आपने देखा कि 1.4 टेस्ला जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया तो जो मेरी फ्रीक्वेंसी थी वो 60 मेगाहर्ट्ज थी। अगर आप उसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे,
आप 1.4 से आप उसको कर दीजिए 2.8, आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का जो मैग्नीट्यूड था वो आपने डबल कर दिया, तो सेम जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी अब आपको 120 मेगाहर्ट्ज के ऊपर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऑपरेट होगा। तो सिंपल सी अगर आप याद रखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि 1.4 जो टेस्ला होता है मेरे पास, वो 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है। अगर आप एक टेस्ला को लेकर के याद करना चाहते हैं तो आप 42.57 याद रख सकते हैं, या 1.4 इज इक्वल टू 60 का रेशो से आप सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितने गुना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ करेंगे उतने गुना जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। यहां से आसानी से आप इस चीज को देख सकते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। आगे आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आपके सामने लिखा हुआ कि जो ट्रांजिशन हो रहा है दो ओरिएंटेशन के कारण, आपने देखा कि -½ से +½ मतलब -½ वाली ऊपर थी, नीचे +½ थी, लेकिन हम थ्योरेटिकली क्या एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी एनएमआर के अंदर क्या होगा, अब जो न्यूक्लियर स्पिन थी वो जैसे कि अब आपका इन्वर्जन देखते हैं आप कि एक अगर ऊपर की डायरेक्शन में है तो आपकी हो गई वैल्यू 1/2, अगर वो नीचे की डायरेक्शन में, ऊपर नीचे की डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, एक डायरेक्शन आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहां से वहां का ट्रांजिशन कैसे आप देखेंगे कि अगर वहां से न्यूक्लियस हमारा स्पिन अगर वो चेंज कर देता है, स्पिन चेंज करने से हम उसको क्या बोलते हैं कि हमारा ट्रांजिशन हो गया है। यानी कि अगर स्पिन की डायरेक्शन अपवर्ड है तो अलग वैल्यू, डाउनवर्ड है तो अलग वैल्यू। ये जो हमारा ट्रांजिशन हो रहा है दोस्तों, हम कैसे देखते हैं कि ट्रांजिशन कैसे इंड्यूस कराया जा सकता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की क्या करेंगे, एक इरेडिएट कराएंगे कोई रेडिएशन, तो बाय इरेडिएटिंग द प्रोसेसिंग न्यूक्लियाई विद रेडियो वेव। मैंने आपको बताया एनएमआर में हम रेडियो वेव का यूज करते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन आपके पास है, इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको एक अंडरलाइन भी कर दी है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आपको बताता है कि व्हेन द न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस की प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यही बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, दोबारा बता देता हूं कि जो आपका न्यूक्लियस जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आपका मोशन दिखा रहा है, यानी कि आपकी प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी के साथ, कौन सी फ्रीक्वेंसी के साथ, जो आपकी इरेडिएटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर हो जाती है और एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जो न्यूक्लियाई था लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट में था वो फ्लिप कर जाता है। यानी कि अब आपकी स्पिन इन्वर्ट हो जाती है और आपका उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। यही आपकी डेफिनेशन होती है रेजोनेंस की। यही आप जो एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यानी कि न्यूक्लियस की स्पिन स्टेट का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद अगर उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इरेडिएशन फ्रीक्वेंसी की, इरेडिएशन रे की फ्रीक्वेंसी के साथ इक्वल हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस, एनएमआर। ये आपको यहां से डिटेल जो नॉलेज है इस वर्ड से देखने को मिलती है। देखिए जो आप रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसको शॉर्ट फॉर्म में आरएफ करके लिखा गया है। आप अगर कई बार नोट्स में आरएफ देखते हैं तो पीएफ देखते हैं, आप इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, या जब ये इक्वल हो जाती है प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी भी आप इसको बोल सकते हैं, या आपको एलएफ लार्मर फ्रीक्वेंसी करके देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये सारा का सारा खेल हमने देख लिया। देखने बाद क्या बताता है कि द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी नीडेड। एनर्जी नीडेड काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनर्जी नीडेड, यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट। किस एनर्जी की रिक्वायरमेंट? ट्रांजिशन के होने के लिए। और ट्रांजिशन के होने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो हम कैसे निकाली? वो हमने निकाली दो स्टेट के हायर एनर्जी लेवल में से। जब लोअर एनर्जी लेवल को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वहां से निकाली थी अभी आपके सामने। तो ये रेजोनेंस की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट थी वो कैसे हुई? वो डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको बताया जितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम बढ़ाते चलेंगे उतना ही हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसका लार्मर फ्रीक्वेंसी, जिसके ऊपर एनएमआर जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑपरेट कर रहा है वो बढ़ेगी। साथ के साथ जो एनर्जी स्पेसिंग है, यानी कि ट्रांजिशन के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो डेल्टा ई है हमारे पास, जो डेल्टा ई है वो हमारे पास गामा बी नोट के बराबर भी है, वो हमारे पास एच न्यू के बराबर भी है। यहां से आप जो ये वर्ड देखते हैं गामा, मैंने आपको बता दिया था ये आपका गायरोमैग्नेटिक रेशियो को दिखाता है। एच जो है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है और बी नोट हमारा मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है। डेल्टा ई है एनर्जी स्पेसिंग इनके बीच में। अब आपने न्यू की भी आपको बात बताई थी कि न्यू को कैसे निकाल सकते हैं। आप वहां से बीटा बाय 2 पाई गामा बाय 2 पाई करके जो न्यू है हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसको निकाल सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखिएगा
बात करी है गायरोमैग्नेटिक रेशियो की कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि आपकी जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है या प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी है उसका रेशियो निकालते हैं हम हमारी जो डाइपोल मूवमेंट यहां पर जनरेट हुई है उसके साथ। तो द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट और टू द एंगुलर मोमेंटम, जो फ्रीक्वेंसी के कारण हमारा एंगुलर मोमेंटम हमने देखा, देखिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो यहाँ पर क्वांटाइज्ड वैल्यू होती है उसकी। उसके साथ साथ क्या होगा जब उसका रेशियो हम देखते हैं, यहां पर मैं इसको अंडरलाइन ही कर देता हूं, मैग्नेटिक मूवमेंट का किसके साथ, हमारा एंगुलर मोमेंटम के साथ, वो कांस्टेंट होता है और इस रेशियो को ही हम जानते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो के नाम से और जिसको हम डिनोट करते हैं गामा के साथ। काफी इंपॉर्टेंट टर्म होती है। कई बार आपको न्यूमेरिकल्स वैल्यू, जैसे कि आप अलग अलग केस में अगर आप H1 NMR की बात करें तो H1 NMR के लिए 10.57 आपकी जो वैल्यू होती है वो गामा की वैल्यू होती है। मैं लिख देता हूं 1H के लिए, जो H1 NMR के लिए होती है 10.57। अब दूसरे की बात करेंगे, आप बात करते हैं अगर यहां से कार्बन 13 की तो उसके लिए अलग वैल्यू आती है, वो कार्बन 13 में बता दूंगा। तो ये वैल्यूज है, कई बार आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी निकलवा ली जाती है, कई बार आपको डायरेक्टली वैसे भी पूछ ली जाती है, या कई बार आपसे अगर फ्रीक्वेंसी निकलवाना चाहे, आपसे पूछना चाहे कि किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारा NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑपरेट कर रहा है, या वो भी नहीं आपसे एनर्जी स्पेसिंग पूछना चाहे, तो उस केसेस में आपको गायरोमैग्नेटिक रेशियो की जो वैल्यूज है उसकी काफी इंपॉर्टेंट नीड होती है, जो आपको यहां से आप याद भी कर सकते हैं या निकाली भी जा सकती है। तो प्रोटॉन के लिए आपको वैल्यू बता दी गई है, कुछ इतनी आपकी वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, आपको क्या बताता है कि जो NMR इंस्ट्रूमेंट है, मैंने ये वैल्यू आपको बताई थी कि 1.4 टेस्ला लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपको 60 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर यहां पर ऑपरेट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये क्या है कि NMR इंस्ट्रूमेंट विद ए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 1.41 टेस्ला, यानी कि अगर NMR की जो हमारी मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 1.41 टेस्ला है तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी तो 60 मेगाहर्ट्ज है, लेकिन can induce transition only among proton spin states in a molecule and is not useful for other nuclei। यानी कि केवल प्रोटॉन के केस में जो बात है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं अगर आप कार्बन 13 की बात करें और यहां पर आपने ये वाली वैल्यू लगा दी तो आपका जो खेल है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कार्बन 13 के केस में आप जब फॉस्फोरस की बात करेंगे वहां पर आप बात करेंगे किसी और की, H1 NMR के लिए तो खैर मैंने बता दिया, आप फॉस्फोरस की बात करेंगे, बोरोन की बात करेंगे तो उनके केसेस में वैल्यूज अलग अलग होती है। ये जो बात करी है, ये आपको जो ये रेशियो बताया है 1.4 टेस्ला की स्ट्रेंथ के ऊपर, जो 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, ये केवल H1 NMR के केस में आपको देखने को मिलती है। उसके बाद लेकिन आजकल क्या हो चुका है कि जो हमने ये इंस्ट्रूमेंट देखे हैं, अब एक इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करेगा, मान लीजिए वो 200 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है, 300 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है, तो अब डायरेक्टली इनका रिलेशन किसके साथ है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ है। तो एक बात आप यहां से ये भी देख सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है आपके NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा गया है उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है, अगर आप दो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देखते हैं। लेकिन हालांकि आज के टाइम पर तो काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाले जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपको यूनिवर्सिटीज के अंदर जो लैब्स हैं उनके अंदर क्या होगा, आजकल तो 600 से 800 जो मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे कुछ ऐसे जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी, हमने इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल जो है हमारा देख लिया कि किस प्रकार से हमारा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो काम करता है। इसके बाद जो आगे के पॉइंट्स हैं उनकी चर्चा करेंगे हम आने वाली क्लास के अंदर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।